कि अभी जुडिशरी एक तरह से सरकार के प्रभाव में, आपको ऐसा लगता है? ऐसा है, हो सकता है? थोड़ा बहुत तो लगता है। गवर्नमेंट की तरफ से ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ज़ीरो। कानून मंत्री क्या करेंगे वहाँ पे बैठ के, बताइए। कि इंटेलिजेंस वालों ने रिपोर्ट में नहीं लिखा कि इन्होंने हेट स्पीचेस दिए हैं। वो पैसे खाता है। एक तो पहले हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि अच्छे फैसले का क्या मतलब होता है, किसे अच्छा फैसला अच्छा फैसला क्या होता है वो तो कोई भी नहीं बता सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता। आज हमारे साथ हैं खास मेहमान जस्टिस मदन भीमराव लोकुर। जस्टिस लोकुर, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। आप कानून जगत की एक दिग्गज हस्ती हैं जो करीब 20 साल जज रहे हैं। 1999 में पहली बार जज बने और विभिन्न हाई कोर्ट से होते हुए फिर 2012 में सुप्रीम कोर्ट आए और 18 में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए। वकालत में एंट्री की बात करें तो 1977 में आप बतौर वकील एनरोल हुए थे और 30 दिसंबर 2018 को आप सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए। पोस्ट रिटायरमेंट जॉब के बारे में आप खुद ही बताएंगे तो अच्छा है। पोस्ट रिटायरमेंट जॉब के बारे में दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि अगर कोई जज रिटायर हो जाए और उसे नॉन जुडिशल, जो जुडिशरी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, अगर उस टाइप का जॉब मिल जाए तो ये मेरा ख्याल लेना नहीं चाहिए। अब जैसे अगर किसी को कह दिया कि आप गवर्नर बन जाइए या आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाइए, तो ये जुडिशरी का इसके साथ तो कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। तो इस टाइप के जॉब्स लेने नहीं चाहिए, और अगर लेने भी चाहिए तो मेरा ख्याल जो कूलिंग ऑफ पीरियड कहते हैं वो कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। पर अगर ये काम अगर कोई जॉब मिल जाए जो जुडिशरी के साथ जिसका ताल्लुक़ हो, अब जैसे ट्राइब्यूनल है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल या नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, वो सिर्फ केसेस में फ़ैसला करते हैं, ठीक है, तो वो लेने में मेरे ख्याल कोई हर्ज नहीं है। पर उसमें भी कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। ये नहीं कि आप आज रिटायर हो गए और कल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में कुछ आपको पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट मिल गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो दोनों में मेरे हिसाब से कुछ कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। अगर नॉन जुडिशल हो तो उसमें ज़्यादा कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए, और अगर जुडिशरी के साथ कुछ ताल्लुक़ हो तो उसमें भी कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए, पर उससे कम, ठीक है। ये मेरा विचार है। बट हम ये जानना चाह रहे थे कि आपका पोस्ट रिटायरमेंट कैसा चल रहा है? आपको क्या रिटायरमेंट के बाद कोई ऑफ़र मिला या ऑफ़र नहीं मिला? आपने लिया नहीं, जुडिशियल या नॉन जुडिशियल कोई भी? नहीं, मुझे कोई ऑफ़र नहीं मिला जी। और सिर्फ एक ऑफ़र मिला था अभी 1 साल पहले या 1 डेढ़ साल पहले। वो पेगासस के बारे में इंक्वायरी करने के लिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कहा था, तो वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया है जी। उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। पर आजकल उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया जी। तो उसमें कुछ काम नहीं हो रहा। तो आपने जैसे भी कूलिंग ऑफ पीरियड की बात की, तो इस संबंध में कोई कानून तो है नहीं। हाँ। और जब भी इस तरह की बात आती है नियुक्ति की, तो उस समय ये बात बहुत ज़ोर शोर से चलती है कि कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। तो क्या ऐसा नहीं हो कि जुडिशरी अपने आप सो मोटो कॉग्निजेंस लेकर इस संबंध में कुछ तय करे, क्योंकि इससे जब विवाद होता है तो साफ तो जुडिशरी की भी प्रभावित होती है। तो इसका जुडिशरी सो मोटो कोई कॉग्निसेंस तो ले नहीं सकते। हर एक रिटायर्ड जज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अगर सोचे कि ये ठीक है, इसमें कोई गलत काम तो मैं कर नहीं रहा,
तो वो ले लेंगे। अगर वो सोचते हैं कि कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए तो वो मना करेंगे। तो ये तो हर एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। नहीं, हम एक सिस्टम के तौर पर आपसे जानना सिस्टम चाहते हैं। जैसे कि ये तो सिस्टम हम लें या नहीं लें, ये मेरा व्यक्तिगत विचार हो गया, लेकिन अगर कोई नियम है, अगर नियम बन गया कि नहीं 5 साल तक आप नहीं ले सकते, तो अगर हम लेना चाह रहे हैं तो भी हम नहीं ले पाएंगे। तो न्यायपालिका को इस दिशा में सोचने की ज़रूरत है आज या नहीं है? वो न्यायपालिका को ऑफ़र करना नहीं चाहिए। अगर वो करेंगे तो फिर लोग रिटायर्ड जज कहेंगे कि शायद ले लेते हैं। पर कोर्ट की तरफ से तो कोई ऐसा सो मोटो रेगुलेशन हो नहीं सकता। नहीं हो सकता। नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता। ये तो सब इंडिविजुअल पे डिपेंड होता है। जी। पर ये गवर्नमेंट ज़रूर इस टाइप का सर्कुलर या कुछ ऑफिस मेमोरेंडम या कुछ ऐसे निकाल सकते हैं जिससे कि वो कहें कि हम 1 साल के लिए या 2 साल के लिए या 3 साल के लिए कोई पोस्ट रिटायरमेंट जॉब नहीं देंगे। ये मेरे जहाँ तक मुझे पता है, मैं 100% कह नहीं सकता, ऐसे कर सकता है कि हम किसी रिटायर्ड जज को 2 साल के लिए या 3 साल के लिए जो भी कुछ है कोई पोस्ट रिटायरमेंट असाइनमेंट नहीं देंगे। अच्छा, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि न्यायपालिका इस दिशा में कुछ अपनी ओर से नहीं कर सकती है? क्या आधार है आपके इस विचार का? न्यायपालिका इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि वो जुडिशरी पे वो कर सकते हैं तो कर सकते हैं जजमेंट के तौर से, ठीक है। पर ये जजमेंट क्यों दे, ये इनका तो इससे कोई मतलब नहीं है, कोर्ट का इससे तो कोई मतलब नहीं है। पर ठीक है, कह सकते हैं कि आप अब कई जगह कोर्ट ही रेकमेंड करता है, गवर्नमेंट कहती है कि हम किसी को अपॉइंट करना चाह रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो आप कोई नाम रेकमेंड कीजिए, तो कोर्ट ही रेकमेंड कर देता है, चीफ जस्टिस रेकमेंड कर देते हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिवली आमतौर से बातचीत में ऐसे फ़ैसला ले सकते हैं, पर कानूनी टाइप फैसला जी। थ्रू कोर्ट जजमेंट या ऐसे तो मेरे हिसाब से नहीं ले सकते। तो ऐसे मामलों में खास करके जो गांधी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है बट पॉलिटिकली अपॉइंटेड पोस्ट है, तो अगर बहुत कम कूलिंग पीरियड 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने या 6 महीने पर अगर कोई जज लेता है, तो क्या आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं न्यायपालिका की क्रेडिबिलिटी से जुड़ता है और क्रेडिबिलिटी को किस रूप में ये इम्पैक्ट करता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? ये लोग तो कहते हैं कि ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है और इससे जुडिशरी पे, न्यायपालिका पे तो ज़रूर रिफ्लेक्ट करता है और नेगेटिव रिफ्लेक्ट करता है। अगर कुछ नहीं भी हो फिर भी लोग कहेंगे कि अच्छा इसको इसलिए मिला क्योंकि इसने सरकार के फेवर में कोई फ़ैसला दे दिया। तो ऐसा होना नहीं चाहिए पर ऐसे होता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से रिटायर्ड जजेस को कोई ऐसे असाइनमेंट लेने नहीं चाहिए कूलिंग ऑफ पीरियड के पहले। जी। और कूलिंग ऑफ पीरियड भी उनको खुद ही तय करना है। कूलिंग ऑफ पीरियड खुद ही तय गवर्नमेंट ने तय नहीं किया है। हाँ कोई या जब तक रेगुलेशन नहीं है तब तक तो उन पर ही निर्भर। या अच्छा, पोस्ट रिटायरमेंट जॉब के बाद आप करंट अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, तो अभी ये मामला भी काफ़ी गर्म था और सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच काफ़ी बयानबाजी हुई और एक्शन रिएक्शन भी हुआ डिटेल में भी। तो सुप्रीम कोर्ट तो जाहिर है कॉलेजियम को बताती है कि ये बेस्ट पॉसिबल सिस्टम है जजों के अपॉइंटमेंट का, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो आप भी कॉलेजियम में रहे कई वर्षों तक, तो क्या ये जो गवर्नमेंट का आरोप है इसमें कोई आधार है? ये देखिए, अब ट्रांसपेरेंसी कितनी होनी चाहिए और किस प्रकार की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ये तो गवर्नमेंट ने बताया नहीं है, ठीक है। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अब वो फाइलों को दबा के रखते हैं, क्यों रखते हैं? ये ट्रांसपेरेंसी हो गई क्या?
बताते नहीं कि हम क्यों फाइल को दबा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं ये लोग? जो गवर्नमेंट कहती है कि सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वो बताइए आप क्या इन्फॉर्मेशन चाहते हैं? जो इन्फॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट के पास है वो तो गवर्नमेंट से ही आया है ना, ठीक है? तो और गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमें पता नहीं हमने आपको क्या दिया, ऐसे कैसे हो सकता है? तो सब इन्फॉर्मेशन तो गवर्नमेंट के पास है, और क्या ट्रांसपेरेंसी मांग रहे हैं वो? तो आपके हिसाब से जो ये आरोप है, सरकार ने अभी कहा कि ट्रांसपेरेंसी की कमी है, तो वो बिल्कुल निराधार है, इसमें कोई ऐसी नहीं, निराधार इन द सेंस कि सरकार की तरफ से सरकार बताए ना क्या चाहते हैं, वो क्या इन्फॉर्मेशन चाहते हैं जो उनके पास नहीं है और जो सुप्रीम कोर्ट के पास है, वो क्या इन्फॉर्मेशन है? ऐसे तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि सब जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन है वो सरकार की तरफ से आता है। जी और फिर सुप्रीम कोर्ट उसको कोलिजियम देखते हैं, उस जो इन्फॉर्मेशन आया है 2-3 और जजेस से पूछते हैं जो उस हाई कोर्ट से जिनका कुछ ताल्लुक़ था कि आपका क्या विचार है, वो बता देते हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट बता भी देती है सरकार को कि हमने इन 3 जजेस से बात की और 3 में से 2 ने कहा हाँ, 1 ने कहा नहीं, या तीनों ने नहीं कहा, या तीनों ने हाँ कहा, जो भी कुछ है। तो और क्या चाहती है गवर्नमेंट, ये अभी तक तो पता नहीं है। जी ठीक है कि अब कहना है तो कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पर अब किस टाइप की ट्रांसपेरेंसी आप चाहते हैं ये पहले बताइए। दूसरी बात, गवर्नमेंट की तरफ से ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ज़ीरो। कैसे? अब वो मैंने बताया, वो फाइलों को दबाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंडेशन भेजा, ठीक है, जी उसको 2 महीने कोई प्रोसेस ही नहीं किया। क्यों नहीं किया बताइए? और किसी और रिकमेंडेशन को 2 दिन में प्रोसेस कर दिया, बताइए क्यों? अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रिकमेंडेशंस भेजे हैं, ठीक है, दोबारा या तीसरी बार भेजे हैं, अभी तक दबे हुए हैं। क्यों? गवर्नमेंट क्यों नहीं बताती? गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक मद्रास हाई कोर्ट में किसी एक जज को पहले अपॉइंट कीजिए, उसके बाद जो भी कोई हैं 5-6 जो भी कोई हैं आप उनको अपॉइंट कीजिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने उन 5 को अपॉइंट किया। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसको आप पहले अपॉइंट किए, तो ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। तो जो फाइल सुप्रीम कोर्ट को आएगी गवर्नमेंट की ओर से, तो उसमें तो रीजन बताया जाएगा ना कि हमने, ठीक है, देर कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन जैसे आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो भी जानकारी है वो सरकार की तरफ से आई हुई है, और जो सुप्रीम कोर्ट अपने स्तर पे मतलब जजों की राय और जजों की राय जो लेती है वो सरकार को बता देती है, ये ट्रांसपेरेंसी है। हाँ, तो गवर्नमेंट की ओर से भी, जब गवर्नमेंट की ओर से फाइल आएगी सुप्रीम कोर्ट के पास, भले वो लेट आए, तो उसमें वो कारण तो बताया जाएगा। नहीं, दोबारा क्यों आएगी? दोबारा तो आएगी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट को एक्शन लेना है, ठीक है। पर कई केसेस ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है हम आपसे इस चीज़ में सहमत नहीं हैं। तो ये जो 5 केसेस या 6 केसेस की मैं बात कर रहा हूँ, जी गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि हम आपसे सहमत नहीं हैं। जी सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, हमने आपके विचार पढ़ लिए। 1-2 में तो कोई विचार ही नहीं दिया था गवर्नमेंट ने, ऐसे ही भेज दिया, हाँ, बगैर कुछ कहने पे ऐसे ही भेज दिया। जी तो बाकी 3-4 में गवर्नमेंट ने कह दिया कि हमारा ये विचार है और हम आपसे सहमत नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने कहा कि ठीक है, हमने आपकी बात देख ली, हमने आपकी बात समझ ली, पर हम फिर भी ये कहते हैं कि आप इनको अपॉइंट कीजिए, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, जी ठीक है। और गवर्नमेंट ये भी नहीं बता रही कि हम क्यों नहीं हम कुछ नहीं कर रहे और क्यों नहीं कर रहे, या हम करेंगे 2 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद। जी तो बिल्कुल चुप है गवर्नमेंट इस चीज़ के बारे में। अच्छा, जैसे गवर्नमेंट ने साफ साफ अभी ये भी कहा है कि हमारा भी वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए कॉलेजियम में, हमारा भी आदमी हुआ है। NGACU गवर्नमेंट लाई भी थी तो उसमें ये प्रोविज़न भी था, और अभी फिर से
रीइटरेट किया उसको एक तरह से। तो अगर मान लीजिए गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन कॉलेज में हो जाता है तो क्या इससे कुछ बुरा प्रभाव पड़ेगा जजों के अपॉइंटमेंट्स पर? नहीं, एक इसमें एक चीज़ है, जी गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन किस टाइप का रिप्रेजेंटेशन। अब कोई आदमी आके बैठ जाए, ठीक है, उस टाइप का रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं, या जो आदमी वो अपॉइंट करते हैं वो कहेगा, सुप्रीम कोर्ट को कहेगा कि हम कोलिजियम को कहेगा कि हम आपसे सहमत नहीं हैं, उस टाइप का रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं। दोनों टाइप का रिप्रेजेंटेशन आजकल है, सिर्फ ये है कि कोई आदमी उनकी तरफ से फिज़िकली प्रेजेंट नहीं है। किस तरह से है वो रिप्रेजेंटेशन? वो रिप्रेजेंटेशन इससे है कि वो पूरी फाइल जाती है, गवर्नमेंट का विचार जाता है, आईबी की रिपोर्ट जाती है, ठीक है, सब कुछ जितना इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम को दे देती है, ठीक है। तो वो तो रिप्रेजेंटेशन हो गया, कागजी रिप्रेजेंटेशन हो गया। सिर्फ ये है कि उस कोई आदमी वहाँ पे बैठा नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम के जजेस देख रहे हैं, कोई आदमी तो वहाँ पे बैठा नहीं है, पर जो भी कुछ गवर्नमेंट कहना चाह रही है वो तो है, तो रिप्रेजेंटेशन तो है गवर्नमेंट का। विचारों के जरिए है। हाँ, व्यक्ति का रिप्रेजेंटेशन नहीं। हाँ, बस जैसे एनजेसी में उन्होंने कहा था कि कानून मंत्री भी उसका एक हिस्सा हों। सपोज आज वो गवर्नमेंट कहती है कि कानून मंत्री को भी कॉलेज में रखिए, कानून मंत्री क्या करेंगे वहाँ पे बैठ के, बताइए। तो आपके हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है? कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें एक ये चीज़ भी आ रही है जो गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच ताज़ा विवाद है, और पहले भी जो इस मामले में विवाद उनसे ये साफ लगता है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि अंतिम जो निर्णय है, अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट का ही प्रभावी है। तो निर्णय में उसकी भागीदारी अभी नहीं है। रिप्रेजेंटेशन है जैसा आपने बताया कागजी तौर पर, उसके बावजूद निर्णय में उसकी भागीदारी नहीं है। तो ये जो टसल है ये किस दिशा में ले जाएगा? भागीदारी तो है ना निर्णय में भागीदारी है, क्योंकि अब देखिए, आप मुझसे कुछ सवाल कर रहे हैं, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, ठीक है, आप मेरे से सहमत हैं या नहीं हैं, बस जी। तो अब इसमें क्या है, गवर्नमेंट फाइल दे रही है सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे रही है, तो दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये है कि वो गवर्नमेंट वो फैसले को मंजूर करके जो भी कुछ करना है कर ले, मतलब प्रेसिडेंट को फाइल भेज दे और वारंट इशू करवा दे, या गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट को फाइल वापस दे दे, सुप्रीम कोर्ट दोबारा देख लेगी जो उन्होंने किया है अभी, जी, ठीक है, और कहेगी कि नहीं, हम आपसे सहमत नहीं हैं, जो हमने पहले फ़ैसला किया था वही हम उसको हम दोबारा दोहरा रहे हैं। तब गवर्नमेंट क्या करेगी? तब गवर्नमेंट कहेगी कि ठीक है, हम प्रेसिडेंट को फाइल भेज देते हैं वारंट इशू करने के लिए, एक चीज़। दूसरी, गवर्नमेंट कहेगी कि नहीं, हम आपको फाइल दोबारा भेजेंगे, ठीक है जी। कितनी बार भेजेंगे? 5 बार भेजेंगे, 10 बार भेजेंगे, कितनी बार भेजेंगे? लेकिन अंत में तो उनको अप्रूव ही करना है। उनको अप्रूव ही करना है, क्यों नहीं करना है? तो वही, जैसे मान लीजिए अभी जिसे कहा आपने विचारों का रिप्रेजेंटेशन है, तो अगर आप उल्टा उसको कीजिए, जी, अगर गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट को फाइल भेजती है और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हम उसके ऊपर बैठेंगे, हम कुछ फैसला नहीं लेंगे, तुम्हें जो करना है करो, क्या करेंगे गवर्नमेंट? फिर तो कुछ रिक्रूटमेंट मतलब बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा। बिल्कुल, हाँ वही, हाँ, और गवर्नमेंट वही कर रही है आज, रिक्रूट नहीं कर रही है। शायद पहली बार पब्लिक किया कि गवर्नमेंट ने क्या रिजर्वेशंस बताए थे, तो वो जो कुछ दो मामले आए, तो गवर्नमेंट का वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू था और सुप्रीम कोर्ट ने उस पॉइंट ऑफ व्यू को रिजेक्ट कर दिया। तो गवर्नमेंट अपने विचार पर चल नहीं पाई। तो ये एक जो रिप्रेजेंटेशन होने के बावजूद, जो फिजिकल नहीं है बट विचार का रिप्रेजेंटेशन है, वो होने के बावजूद वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रही है गवर्नमेंट। तो ये जो गवर्नमेंट के नज़र में, गवर्नमेंट की ओर से ये प्रॉब्लम है जिसको कि वो सॉर्ट आउट करना चाहती है। तो ये प्रॉब्लम क्या फिजिकल रिप्रेजेंटेशन से सॉर्ट आउट होगा या इसका कैसे कोई होगा? सॉल्यूशन ही नहीं है? क्या सोल्यूशन है? अगर लॉ मिनिस्टर आके बैठ गए और वो कहेंगे कि मैं इसको इम्प्लीमेंट नहीं करूँगा, क्या सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकते हैं?
उसकी गर्दन तो नहीं पकड़ सकते कुछ नहीं कर सकते। और अब वही हो रहा है। अब ये 5 जो हैं क्यों नहीं अपॉइंट कर रही गवर्नमेंट? आप बताइए, पूछिए गवर्नमेंट से क्यों नहीं अपॉइंट कर रहे। तो मतलब ये है कि रिक्रूटमेंट में ये इस तरह का रशाकशी जो है वो चलती रहेगी, बंद नहीं होने वाली। नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट कहे कि ठीक है हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपके खिलाफ करते हैं, हम्म, तो पता नहीं उनका दिमाग चलेगा या नहीं चलेगा, मुझे मैं तो कह नहीं सकता। पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कह सकती है कि आप बताइए, आप जवाब तो दीजिए। ऐसे कैसे चुप चुप बैठ गए आप मुझसे प्रश्न पूछते और मैं चुप बैठूंगा, मैं जवाब ही नहीं दूंगा, आप क्या करेंगे? आपकी इंटरव्यू कहाँ पहुंचेगी? तो क्या कोर्ट ये उसमें कर सकता है कि टाइम फ्रेम, कितना टाइम फ्रेम है? तो वो मेरे ख्याल 1-2 वो फाइल प्रेसिडेंट को भेजने का कोई टाइम फ्रेम नहीं है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट से जो गवर्नमेंट को गया, हाँ। और उस पर प्रेसिडेंट के पास कितने दिन में जाएगा, इसका कोई टाइम इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है। तो इसका टाइम फ्रेम सुप्रीम कोर्ट तय कर सकता है अगर चाहे तो। अगर सुप्रीम कोर्ट कहे कि 1 हफ्ते में आप कीजिए जी, और गवर्नमेंट कहती है कि हम नहीं करेंगे, क्या होगा? मतलब कहीं भी लड़ाई का समाधान नहीं दिख रहा है। नहीं, अगर गवर्नमेंट अड़ गई, हाँ, बेवजह अड़ गई, तो फिर क्या करेंगे आप? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, इसने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, इसको फाइन करो, इसको जेल में डालो। गवर्नमेंट कहेगी हम जेल में नहीं डालेंगे, हम फाइन नहीं पे करेंगे, क्या करेंगे आप? तो अगर गवर्नमेंट अड़ गई और अभी अड़ रही है, तो आप बताइए क्या फैसला है? आप खुद सोचिए, बताइए। अच्छा, आ रही है, जैसे आप एक तरह से दोनों गवर्नमेंट में, तो उस दौरान ये जैसे आप अपने अनुभव से ये बताएं कि कॉलेजियम जो जज तय करती है, तो उसका आधार क्या होता है सीनियरिटी के अलावा? मेरिट होती है। अब ये देखिए, ऐसे होता है, हाई कोर्ट से रिकमेंडेशन शुरू होता है। जी। हाई कोर्ट में भी कॉलेजियम है, हम्म, चीफ जस्टिस और 2 जजेस। जी। ठीक है, वो सब वकीलों को जानते हैं वहाँ पे, और जो मैजिस्ट्रेट्स या सेशंस जजेस हैं उनको भी जानते हैं, सबको जानते हैं। ठीक है, तो वो रेकमेंड करते हैं कि हमारी तरफ से इसको अपॉइंट किया जाए। फिर वो फाइल चीफ मिनिस्टर के पास जाती है, गवर्नर के पास जाती है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाती है। तो चीफ मिनिस्टर साहब, गवर्नर साहब, वो अपना विचार लिख देते हैं कि ठीक है, हमें ये मंजूर है या नहीं मंजूर है। अगर नहीं मंजूर है तो क्यों नहीं मंजूर है, तो वो भी उनका स्टेट इंटेलिजेंस जो भी कोई है वो रिपोर्ट देते होंगे, देते हैं। फिर ये सब डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के पास जाता है, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के विचार के साथ और लोकल इंटेलिजेंस रिपोर्ट के साथ। फिर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अपने इंटेलिजेंस ब्यूरो को कहती है कि आप भी देखिए। ठीक है, और वो इंटेलिजेंस ब्यूरो देखती है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और लोगों से पूछते होंगे, पता नहीं, रिप्रेजेंटेशंस आते हैं। ठीक है, अब किसी हाई कोर्ट ने रिकमेंडेशन कर दिया, तो वहाँ के कुछ वकील कह देते हैं कि ठीक है, ये आदमी जो जिसका नाम रिकमेंड किया है वो गलत आदमी है। तो वो सब देख के गवर्नमेंट अपना, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अपना विचार फाइल में लिखती है और फिर सुप्रीम कोर्ट को फाइल जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास हाई कोर्ट का रिकमेंडेशन है, चीफ मिनिस्टर का उन्होंने जो भी कुछ कहना था वो है, गवर्नर का भी है, लोकल इंटेलिजेंस का भी है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का भी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी है। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट वो फाइल, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम फाइल देखती है। अब जैसे कोई भी हाई कोर्ट ले लीजिए, बॉम्बे हाई कोर्ट लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में 3-4 जजेस हैं जिनका बॉम्बे हाई कोर्ट से कुछ ना कुछ ताल्लुक़ था। वो या तो वहाँ पे जज थे या वहाँ पे चीफ जस्टिस थे। तो कॉलेजियम उनसे पूछती है
कि हमारे पास ये रिकमेंडेशंस आए हैं, आपका क्या विचार है। तो वो जजेस वो अपने विचार को बता देते हैं कि हमारे हिसाब से कि जो रिकमेंडेशन आया है ठीक है या ठीक नहीं है, जो भी कुछ है। तो 6 और ये 7 मतलब 7वां 2 या 3 जजेस हो सकते हैं, मतलब 7, 8, 9 इतने विचार हैं सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम के पास। और तब ये सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम डिसाइड करती है कि इसको रेकमेंड किया जाए या नहीं किया जाए। और अगर वो अपने आप भी इन्वेस्टिगेट करते हैं, जैसे कि उनकी जजमेंट्स मंगा लेते हैं या उनसे बात करते हैं, और फिर अपना रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे देती हैं। तो ये जो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं इस प्रोसीजर में हैं जी। और सुप्रीम कोर्ट फिर कहती है कि ठीक है, हम इसको रेकमेंड करते हैं। तब नॉर्मली जो होता है कि अब इतना सब मटेरियल है, गवर्नमेंट के भी विचार हैं वहाँ पे, इंटेलिजेंस के भी विचार हैं, तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फाइल प्रोसेस करके थ्रू प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस प्रेसिडेंट को भेज देती है वो वारंट साइन करने के लिए। जी। अगर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को लगता है या गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ठीक नहीं है, तो फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने रेकमेंड कर दिया, तो वो वापस कर सकते हैं फाइल कि ये जो है हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है, शायद आपने ठीक से इस पे नज़र नहीं लगाई, तो हमारे हिसाब से इसको अपॉइंट नहीं करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम दोबारा देखती है फाइल कि आपने हमें ये बताया, ठीक है, हमने इस पे विचार किया, पर जो हमने फ़ैसला लिया था वो हम दोहराते हैं। तो बात ख़त्म होनी चाहिए। पर आजकल जो हो रहा है कि वो गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, आपने तो दोहरा दिया पर हमारा विचार फिर भी वही है, फिर हम आपको दोबारा फाइल भेज रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम कहती है कि ठीक है, हमने ये तीसरी बार देख रहे हैं, तीसरी बार देखने के बाद भी हम कह रहे हैं कि जो हमने फैसला लिया था वो ठीक है। तब तो गवर्नमेंट को तो मानना चाहिए ना, नहीं तो 10 बार ऐसी फाइल आगे पीछे जाएगी। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि अभी जो 5-6 लोगों के जो मैं बात कर रहा था पहले, सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने फ़ाइल भेज दी कि हम इसको रेकमेंड कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने फ़ाइल वापस कर दी सुप्रीम कोर्ट को। क्यों वापस की कुछ नहीं बोला, बस सिर्फ फ़ाइल वापस कर दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि आपने फ़ाइल वापस कर दी, आपने कुछ बोला ही नहीं, क्यों वापस कर रहे हैं, ऐसे ही फजूल में वापस कर दी। तो ये भी हो रहा है। पॉलिटिकल एफिलिएटेड लॉयर का भी अपॉइंटमेंट। तो क्या जो कॉलेजियम इन जो चीज़ों का विचार करे, जो मेरी आपने बोला, तो उसमें ये विचार नहीं करती है कि पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं होना चाहिए या नहीं, करती है। इस चीज़ में क्या हुआ था मुझे पता नहीं, मुझे पर्सनली कोई जानकारी नहीं है। नहीं, सिर्फ पर विचार। हाँ। जब हाई कोर्ट की तरफ से रिकमेंडेशन जाता है तो उसमें एक फॉर्म होता है जो जिसको हाई कोर्ट जजेस रिकमेंड कर रहे हैं कि आपकी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई लगाव है या नहीं है, और अगर आपके लगाव है तो किस टाइप का लगाव है। तो फिर वो लिखेगा कि फ़लाना पार्टी के साथ मेरा लगाव है, मैं वहाँ पे कार्यकर्ता हूँ या सेक्रेटरी हूँ या जो भी कुछ है। जी। वो तो फॉर्म होता है और वो कैंडिडेट को भरना चाहिए। अब इस केस में कैंडिडेट ने फॉर्म भरा या नहीं भरा मुझे पता नहीं। अगर ईमानदारी से भरा है
तो कैंडिडेट ने लिखा होगा कि मुझे इस पार्टी के साथ मेरा ताल्लुक़ है, ठीक है, और मेरा ताल्लुक़ आज भी है या ताल्लुक़ था, पर 2 साल पहले या 3 साल पहले मैंने रिज़ाइन कर लिया, मेंबरशिप से रिज़ाइन कर लिया, जी। वो तो सब लिखना पड़ेगा। तो ये सब इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू कोलिजियम, सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम को जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम के सामने तो होगा, ये फॉर्म तो होगा कि अगर उस कैंडिडेट का किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ है या नहीं है। अब ये इन्फॉर्मेशन था या नहीं था, या फॉर्म भरा था या नहीं भरा था, ये तो मैं कह नहीं सकता। नहीं, मान लीजिए फॉर्म नहीं भरा था, ये भी मान लिया, हाँ, तो इंटेलिजेंस इनपुट भी है, और इंटेलिजेंस इनपुट है तो मतलब मेरा कहना ये है कि ये बात किसी भी तरह से छुप नहीं सकती कि मेरा पॉलिटिकल एफिलिएशन आज भी है या 2 साल पहले क्यों नहीं छुप सकती? क्योंकि अगर इंटेलिजेंस इनपुट है आपके पास, अगर इंटेलिजेंस इनपुट नहीं है तो इंटेलिजेंस इनपुट के बिना फिर कैसे, मतलब आपने कहा कि इंटेलिजेंस नहीं, अगर ये फैक्ट छोड़ दिया, हाँ, ये हाँ, अच्छा कि ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट के पास, मतलब उसकी फाइल में, जज की फाइल में जो रिकमेंड किया गया उस फाइल में ये जानकारी थी कि पॉलिटिकल एफिलिएशन है। इस केस में अगर अपॉइंटमेंट होता है तो आपके विचार से क्या ये सही है या नहीं होना चाहिए? नहीं, अब इस दो चीज़ें हैं जी। एक तो सिर्फ ये है कि मैं मेंबर हूँ, जी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट कह सकती है कि ठीक है मेंबर हो, कोई फ़र्क नहीं है, पर आप रिज़ाइन कीजिए पहले, ठीक है। अब कोई छोटी पार्टी है, छोटी पॉलिटिकल पार्टी, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, अब कोई सा भी आप प्रदेश लीजिए, महाराष्ट्र लीजिए, जी। ठीक है, कोई लोकल महाराष्ट्र की कोई पॉलिटिकल पार्टी है, तो वो जज अपॉइंट हो सकते हैं बंगाल में या उड़ीसा में या दिल्ली में, जहाँ पे वो पॉलिटिकल पार्टी का एक भी केस किसी हालत में नहीं आ सकता, ठीक है। तो ठीक है, उसको आप अपॉइंट कीजिए, कहीं और पोस्टिंग दे दीजिए, ऐसा भी हो सकता है। अगर वो पार्टी का प्रेसिडेंट हो, स्टेट प्रेसिडेंट हो, फिर भी आप उनको कह सकते हैं कि आप रिज़ाइन कीजिए और हम आप किसी और राजस्थान में पोस्ट कर रहे हैं या कहीं और पोस्ट कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। पर इस केस में सिर्फ ये पॉलिटिकल अफिलिएशन की बात नहीं थी। इस केस में उस कैंडिडेट ने हेट स्पीचेस दिए थे, ठीक है, और यूट्यूब पे हेट स्पीचेस हैं। अब चीफ जस्टिस साहब ने कहा था, कोर्ट में कहा था कि हमें इसके बारे में बाद में पता पड़ा कि इन्होंने हेट स्पीचेस दिए हैं, रिकमेंडेशन के बाद में पता पड़ा। इसका मतलब ये है कि इंटेलिजेंस वालों ने रिपोर्ट में नहीं लिखा कि इन्होंने हेट स्पीचेस दिए हैं, ठीक है, मतलब ये इन्फॉर्मेशन दबाया गया। अगर इंटेलिजेंस वालों को पता नहीं था तो उन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया। दूसरी बात, अगर उन्होंने हेट स्पीचेस के बारे में दबाया था तो उनका पॉलिटिकल एफिलिएशन किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ है, वो भी शायद दबाया होगा, पता नहीं, ठीक है। तीसरी बात, कैंडिडेट ने उस फॉर्म में शायद नहीं लिखा होगा कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अफिलिएटेड हूँ जी। इसीलिए जब मैं कह रहा था ना कि आपने पूछा कि ऐसे कैसे दब सकता है, क्यों नहीं दब सकता। यहाँ से भी वही जो हम लोग ट्रांसपेरेंसी का सवाल लेके चल रहे थे, यहाँ से भी वो फिर उठता है। हाँ, अब जैसे मान लीजिए जो सुप्रीम कोर्ट के पास कैंडिडेट के बारे में जो जानकारी है वो सार्वजनिक करने की प्रथा नहीं है। अभी जो हुआ उसे भी अनप्रेसिडेंटेड बताया गया और अनप्रेसिडेंटेड है भी। तो जो ट्रांसपेरेंसी कैसे बढ़ सकती है, जो हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, तो क्या सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को भी ये इस दिशा में सोचना चाहिए कि जो कैंडिडेट के बारे में जानकारी है
उसे हमें सार्वजनिक करना चाहिए। जैसे अभी गवर्नमेंट के रिजर्वेशन को सार्वजनिक किया गया, तो उसी तरह से अगर इसको एक सिस्टम में लाया जाए तो क्या आपको लगता है इससे कॉलेजियम की जो कमी है वो और दूर होगी और वो और मजबूत होगी ये amendment की व्यवस्था? इसमें ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट के पास तो कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है ही नहीं। नहीं, जो भी जानकारी है जिस भी एजेंसी की, मतलब फाइल तो आई है ना, हाँ, तो फाइल में जो भी आया है वो अगर उसको सार्वजनिक किया जाए तो हो सकता है कि सार्वजनिक, जैसे अगर हमने ये किया कि भाई सबको बताया जाए। हाँ, जैसे जैसे अभी सबको कारण बताया गया ना कि क्यों इन जजेस का जो फाइल है वो लौटा सुप्रीम कोर्ट के लिए जो आप ये कह रहे हैं कि सबको बता दें कि हमारे पास ये मटेरियल आया है, कैंडिडेट के बारे में हाँ जो जानकारी है वो अगर बताया जाए हाँ, तो क्या वो ठीक नहीं है? वो उससे प्रॉब्लम हो सकता है, कैंडिडेट के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। अब आप सोचिए कि लोगों को अगर शायद उसने इनकम टैक्स का झगड़ा है, कैंडिडेट ने अपनी तरफ से इनकम टैक्स फाइल कर दिया, तो इनकम टैक्स ऑफिसर कहता है कि नहीं, आपकी कुछ और इनकम है जो आपने डिक्लेयर नहीं की। वो कहता है कि नहीं, मैंने सब कुछ डिक्लेयर कर दिया, और अपील फाइल कर दी इनकम टैक्स ऑफिसर के डिसीजन के ख़िलाफ़। तो ये लोगों को इससे क्या मतलब है? ठीक है, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है। तो कैंडिडेट के सब चीज़ों के बारे में अगर आप बताने लगें तो राइट ऑफ प्राइवेसी भी है ना। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि चुनाव आयोग ने भी उसको पॉलिटिशियंस के मामले में कि आपको जो है अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, हाँ, वो भी होता है, फॉर्म में होता है। जब कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं तो उसमें ये पॉलिटिकल एफिलिएशन के बारे में होता है, आपके खिलाफ़ कोई केस है या नहीं है, किस टाइप का केस है, ठीक है, कहाँ पे है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट को देना चाहिए और देते हैं। नहीं, हम सार्वजनिक करने की बात कर रहे हैं। नहीं, सार्वजनिक, अब कोई पर्सनल मामले हैं, जैसे कोई घरेलू झगड़ा है, डिवोर्स केस चल रहा है, तो आपको उससे क्या मतलब है? ठीक है, तो और ये उसकी राइट ऑफ प्राइवेसी भी है। अगर कैंडिडेट आदमी है तो उसकी राइट ऑफ प्राइवेसी है। जी, अच्छा, जैसे आप इंटेलिजेंस इनपुट की बात करें तो 1 साल करीब आप रहे कॉलेज में, तो एक जैसे अभी एग्जांपल दिया था आपने, हम कहीं सुन रहे थे कि इंटेलिजेंस इनपुट एक वकील के बारे में आया कि वो बिल्कुल शराब नहीं पीता था और दोस्त उसे बूजर चिढ़ाते थे, तो इंटेलिजेंस इनपुट उसका एज ए बूजर आ गया। अभी जैसे एक सवाल इसी कैंडिडेट के बारे में उठा कि हो सकता है इंटेलिजेंस ने ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी हो कि उसने हेट स्पीच दी है या उसका पॉलिटिकल एफिलिएशन है। तो अब यहाँ पर ये भी सवाल आता है कि क्या इंटेलिजेंस इनपुट एक सिर्फ फॉर्मेलिटी भर है, और अगर फॉर्मेलिटी भर है तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है, और अगर फॉर्मेलिटी नहीं है तो इसको और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ कैसे हो, और क्या आपके कॉलेज में रहते कुछ और इस तरह के एग्जांपल्स आए जिससे लगता है कि इंटेलिजेंस इनपुट जो है बिल्कुल सही तरह से नहीं आया किसी कैंडिडेट का? कई बार इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स तो ऐसे ही होते हैं, इसकी रेपुटेशन ठीक नहीं है। उसका क्या मतलब हुआ? रेपुटेशन ठीक नहीं आएगा, क्या मतलब, क्या हुआ? वो पैसे खाता है, शराबी है, क्या है? तो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को ये काम सीरियसली लेना चाहिए, और गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि आप ठीक से इंटेलिजेंस रिपोर्ट दीजिए। अब जैसे वो बूजर के बारे में ऐसी क्यों रिपोर्ट दी उन्होंने? मतलब जो भी कोई इनका फील्ड ऑफिसर था या जिसने भी रिपोर्ट दी थी, उससे पूछना चाहिए कि ये किस टाइप की आप रिपोर्ट दे रहे हैं। अब मैं एक जानता हूँ कि एक लड़का था मेरे से काफ़ी सीनियर, वो 6 फुट 3 इंच का था, और मजाक में लोग उसे छोटू कहते थे, और अगर रिपोर्ट दे दी कि ये बहुत ही, इसकी कद बहुत छोटा है, मतलब उसको दिखा ही नहीं।
तो ऐसे भी होते हैं ना, जैसे बूज़र के बारे में कहा था कि वो तो शराब बिल्कुल उसने हाथ भी नहीं लगाई, और ऐसे ही अपने आप बैठ के लिख दिया आपने जो भी कुछ लिखना था। तो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये उनको ठीक से करना चाहिए अपना काम। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट के रिलेशन को लेके बात करते हैं। आपको रिटायर हुए करीब 4 साढ़े 4 साल हो गए, और 6 साल करीब आप सुप्रीम कोर्ट में भी रहे। तो जब आप सुप्रीम कोर्ट में थे और जब आप रिटायर हो गए, तो अगर 5-5 साल का गैप लेके चले, पहले 5 साल में और बाद के 5 साल में ये रिलेशन गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी का किस तरह से बदला है? काफ़ी बदल गया है। पहले तो इतना तनाव तो था ही नहीं, ठीक है। और जहाँ तक मुझे याद है, कोई एक कुछ प्रॉब्लम था, मुझे अब क्या प्रॉब्लम था मुझे ठीक से याद नहीं है। रविशंकर प्रसाद लॉ मिनिस्टर थे, तो चीफ जस्टिस साहब ने उनको फ़ोन किया और कहा कि ये कुछ थोड़ा डिस्कस करना है इस चीज़ के बारे में। तो रविशंकर प्रसाद जी सुप्रीम कोर्ट आए, चीफ साहब के चेंबर में आए, हम सब वहाँ पे थे, और एक कप चाय के ऊपर हमने उनसे बातचीत की, और वो चाय का कप ख़त्म भी नहीं हुआ था और मामला सब फैसला हो गया, ठीक है। तो अब वो सुप्रीम कोर्ट आए, वो तो रविशंकर प्रसाद तो वकील साहब थे पहले, उनको क्या फ़र्क पड़ता है सुप्रीम कोर्ट, वो तो रोज़ ही वैसे ही कोर्ट जाते थे मिनिस्टर होने के पहले, तो उसमें कोई हिचक तो थी नहीं, और जो भी कुछ था आमने सामने बैठ के एक मिनट भी नहीं लगा होगा, वही मैं कह रहा हूँ आपको कि वो चाय का कप ख़त्म भी नहीं हुआ था, फैसला हो गया। तो रिलेशंस ठीक थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। एक आध प्रॉब्लम्स हुए होंगे, वो चीफ जस्टिस और लॉ मिनिस्टर जानते होंगे, जहाँ तक मुझे पता है कि ऐसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं थे। पर आजकल ये कोई यहाँ पे कुछ भाषण दे रहा है, कोई वहाँ पे कुछ भाषण दे रहा है, आमने सामने आप और बैठ के क्यों नहीं बात कर लेते? और पता नहीं अब ये ऐसे ही बेकार में तनाव हो रहा है। कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम मतलब बड़ी है। कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है। और क्या आपकी क्या प्रॉब्लम है, पहले आप बताइए ना। आप ट्रांसपेरेंसी कर रहे हैं बार बार, आप क्या चाहते हैं बताइए। आप बताना नहीं चाहते और कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? और उससे पहले की अगर बात करें, जैसे 2014 से पहले, तो क्या रिलेशनशिप था? जहाँ तक मुझे पता है कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। अच्छे फैसले आ ही नहीं रहे। तो एक तो पहले हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि अच्छे फैसले का क्या मतलब होता है, किसे अच्छा फैसला का? अच्छा फ़ैसला क्या होता है वो तो कोई भी नहीं बता सकता। मैं फ़ैसला करूं, मुझे लगेगा कि अच्छा फ़ैसला है, आप कहेंगे कि बेकार फ़ैसला है, तीसरा आदमी कहेगा कि नहीं नहीं अच्छा फ़ैसला है, चौथा आदमी कहेगा बेकार फ़ैसला है। तो ये तो पूरा सब्जेक्टिव हो जाता है। तो अच्छा फ़ैसला या बुरा फ़ैसला कहना मुश्किल है। मेरे ख्याल से वही जहाँ पर लगे कि इंसाफ हुआ है, उसमें आपको सबसे अच्छा फैसला कौन सा लगता है? मुझे सबसे अच्छा नहीं, कुछ तो प्रोग्रेसिव फ़ैसले थे जो मुझे अच्छे लगे। एक जो मुझे याद आ रहा है जिसके बारे में कुछ चर्चा नहीं हुई, वो है जो विधवा हैं वृंदावन में, उनके हालात काफ़ी ठीक नहीं थे। तो उनके केस में काफ़ी ऑर्डर्स पास किए, और यूपी गवर्नमेंट ने, उनके सोशल वेलफेयर सेक्रेटरी ने और लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने बहुत काम किया
और फिर मुझे बाद में पता पड़ा कि वहाँ पे जो विधवा हैं उनके हालात बहुत ही सुधर गए हैं। ये मुझे खुशी हुई कि इनकी कुछ मदद हो सकी जी। और इनके हालात भी अच्छे हो गए। अच्छा, जुडिशियल रिफॉर्म की अगर बात करें तो एक तो चीज़ ये है कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, उसके अलावा और क्या चीज़ है जो कि जस्टिस डिलीवर करने के लिए इमीडिएटली करने की ज़रूरत है और जहाँ पर आज हम पीछे हैं? एक तो वैकेंसीज़ तो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। केसेस भी बहुत हैं। मेरे हिसाब से अब सब कहते हैं कि सबसे बड़े सबसे ज़्यादा मुकदमे गवर्नमेंट की तरफ से हैं। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हर एक केस में आप सुप्रीम कोर्ट चले गए या हर एक केस में आप हाई कोर्ट चले गए, क्यों? ये ठीक है या ये ठीक नहीं है? अगर वो ध्यान से सोच के वकीलों से बात करके फ़ैसला लें तो ये जो केसेस जो कोर्ट में आ रहे हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक है, एक तो ये है। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि एक्साइज़ और इनकम टैक्स, इसके बारे में अब इन्होंने फ़ैसले लिए हैं, ये नहीं कि आज लिए हैं, काफ़ी साल पहले लिए हैं, कि अगर जैसे इनकम टैक्स 10 लाख से ज़्यादा हो तो ही हम अपील फ़ाइल करेंगे, या 50 लाख से ज़्यादा हो तो हम अपील फ़ाइल करेंगे। अगर उससे कम है तो हम अपील फ़ाइल नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हम केस हार गए तो हार गए। इससे अब इनकम टैक्स और एक्साइज और कस्टम्स के जो केसेस हैं बहुत कम हो गए हैं। ठीक है, तो इस टाइप का अगर कोई फ़ैसला ले लें गवर्नमेंट तो ज़रूर केसेस कम हो जाएंगे। एक तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि अब टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाना चाहिए। अब जो प्रोसेसेस हैं, केस को कैसे फ़ाइल करना, इसको चेक कैसे करना कि इसमें कुछ कमी है या कमी नहीं है, ऑब्जेक्शंस कहते हैं उसे, इसमें ऑब्जेक्शंस है या नहीं है, और ऑब्जेक्शंस को रिमूव करना, फिर केस की लिस्टिंग हो जाए। तो ये सब अगर टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर का फ़ायदा उठा लें तो इससे मेरे ख्याल बहुत फ़र्क पड़ सकता है। जी जी। एक सवाल आता है क्वालिटी ऑफ जस्टिस डिलीवर्ड। ये सवाल इस संदर्भ में है कि जैसे बहुत सारे इसका कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है, लेकिन इनफॉर्मल बातचीत में वकील बताते हैं ट्रायल कोर्ट में 90% केस अगर हायर कोर्ट में चला गया तो एक्विटल हो जाता है। तो एक कानून की जो व्याख्या, जिस एक ही कानून है और एक ही कानून की आप व्याख्या कर रहे हैं, तो ट्रायल कोर्ट में उसने सज़ा सुना दी, हायर कोर्ट में बरी हो गया, तो कहीं ना कहीं ट्रायल कोर्ट में कानून की व्याख्या करने में कोई कमी रही। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकता है जुडिशरी में? इसका तो मैं कह नहीं सकता। अब देखिए, ये चीज़ एक चीज़ है कि दोनों तरफ से वकील हैं। ठीक है, उनकी पूरी तैयारी होनी चाहिए और वो जज को समझाते हैं कि केस क्या है और तब जज फैसला लेते हैं। अब ऐसे भी हो सकता है कि अब इन्वेस्टिगेशन में पुलिस की कोई कमी हो, गलत आदमी को पकड़ लिया, ठीक है, तो ये पुलिस की कमी है, या जो एविडेंस होता है या जो मिल सकता है उसको पुलिस ने नहीं लिया, तो ये भी कमी है इन्वेस्टिगेशन में। पर जब केस कोर्ट में जाता है तब दोनों वकील होते हैं और दोनों वकील एक तरफ से हम कहते हैं कि कोर्ट को असिस्टेंस देते हैं, उनकी सहायता करते हैं कि ये ठीक फैसले पे आप आइए। तो हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि हुआ है, या हो सकता है कि उसमें कुछ कमी हो जो एक
पार्टी अपना उनके वकील ठीक से अपनी केस को पेश नहीं कर सकी। तो क्या जुडिशरी में भी कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है? हाँ, जुडिशरी में इंट्रोस्पेक्शन की तो ज़रूरत है। किस फ्रंट पे, किस तरह की? कैसे एक्सपेडाइट करें, कैसे केसेस का फैसला जल्दी से जल्दी हो। केसेस 10 साल 15 साल लटके हुए हैं, क्यों? इसके बारे में कुछ करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो ये सोच विचार तो होना ही चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, जिससे कि लोगों को जस्टिस मिले और न्याय मिले, और जल्दी से जल्दी न्याय मिले। ये नहीं कि आप 10 साल के बाद, और 10 साल के बाद पता नहीं वो ज़िंदा भी हो या ना हो। कई केसेस हैं जो तीसरी पीढ़ी या दूसरी पीढ़ी पे चले गए हैं। ऐसे क्यों हो रहा है? तो ये सब सोचना तो ज़रूरी है। क्या आपको ऐसा लगता है जो अभी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने कहा कि अभी जुडिशरी एक तरह से सरकार के प्रभाव में है, आपको ऐसा लगता है ऐसा है? हो सकता है? थोड़ा बहुत तो लगता है। ये भी एक विचार का टॉपिक है। 2-3 केसेस ऐसे हैं जिनकी सुनाई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? ठीक है, ये इंट्रोस्पेक्शन की बात है। जैसे कौन से केसेस? अब जैसे वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के केसेस, तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का केस क्यों नहीं सुनाई हुआ? ठीक है, अब पता नहीं अगर क्या फ़ैसला होगा, अगर जब सुनाई होगी तो क्या फ़ैसला होगा कोई कह नहीं सकता। पर फिर लोग कहेंगे कि अरे केस की सुनाई नहीं हुई, अगर हो जाती और इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रद्द कर देते सुप्रीम कोर्ट, तो शायद नागालैंड और मेघालय और त्रिपुरा, इनमें कुछ दूसरा ही नतीजा आ जाता। तो ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि हम ये केसेस किस टाइप के केसेस सुने हैं। अब लोगों को जेल में डाल दिया UAPA में, अब इसमें देरी क्यों हुई? अब आप जानते 2-3 साल पहले वो स्टैन स्वामी जेल में मर गए, उनको बेल क्यों नहीं मिला? तो ये चीज़ें सोचनी चाहिए और फिर डिसाइड कीजिए कि ठीक है, इस टाइप के केसेस हम जल्दी सुनेंगे। पहली बात तो ये है कि सब केसेस जल्दी सुने चाहिए, पर जब तक वो आएगा, समय आएगा, तब तक तो आप डिसाइड कीजिए ना। मतलब प्रायोरिटी कहीं ना कहीं किसी न किसी सोच के तहत तय की जा रही है, ऊपर नीचे हाँ, प्रायोरिटी दी जा रही है। जैसे इस लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, धन्यवाद, नमस्कार।